बता दूं कि पार्टनरशिप एक्ट कोई लिमिट डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, एज पर पार्टनरशिप एक्ट किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने आप पार्टनर्स रख सकते हैं। बट कंपनीज एक्ट जो है उसमें डिफाइन किया गया है पार्टनरशिप डीड क्या है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में एग्रीमेंट के थ्रू ज्वाइन करते हैं। तो उस एग्रीमेंट को जिसके थ्रू ये पार्टनर्स बनते हैं उसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड एक वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू पार्टनरशिप क्रिएट की जाती है कि एवरी पार्टनर विल गेट दैट मच परसेंटेज एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इट इज़ ओके। बट अगर ये डिफाइन नहीं किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा या कितना होगा, तो दैट मीन्स हमें पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस लगाने पड़ेंगे और उस प्रोविजन में देर इज़ नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज 31 मार्च है और कल 1 अप्रैल शुरू हो जाएगी और बहुत सारे बच्चों का 12th का नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज से ही 12th की अकाउंटिंग के ऊपर वीडियोस बनानी शुरू कर दी जाए। मेरे इस चैनल में हमने पहले 11th की बहुत सारी वीडियोस डाल रखी हैं और आज से मैं 12th की अकाउंटिंग की वीडियोस डालनी शुरू कर दूंगा। अब आप लोगों को फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर आपका 11th में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है अकाउंट्स, तो आप उन 11th की वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैं 11th को भी कंटिन्यू करूंगा और साथ साथ हम 12th की वीडियोस को भी कवर करते रहेंगे। तो अगर आप मेरे साथ साथ चलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस जर्नी को मेरे साथ राइड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे, आपके सिलेबस का फर्स्ट पार्ट जो है वो है पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो पार्टनरशिप अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो इस पे एप्लीकेबल होते हैं, वो सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट वंस वो हम डिस्कस कर लेंगे और एंड में थोड़ी सी एग्जांपल से अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक कर लेंगे कि ठीक तरह से हम समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप है क्या। पिछले साल आप लोगों ने जो अकाउंट्स मेंटेन करे थे वो थे सोल प्रोप्राइटरशिप के। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है कि जब बिजनेसमैन अकेला होता है, एक अकेला ओनर होता है बिजनेस का। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप क्या होती है, जब एक से ज़्यादा लोग आपस में जुड़ते हैं और वो बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, मैं सिंपल टर्म्स में भी बात कर रहा हूँ। तो जब एक से ज़्यादा लोग बिजनेस करते हैं तो उसको हम कह देते हैं पार्टनरशिप। अब बेसिक्स वही रहते हैं कि जब ये बिजनेस करते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम प्रॉफिट्स अर्न करेंगे और आपस में वो प्रॉफिट्स हों या लॉसेस हों उनको शेयर करेंगे। तो सेक्शन 4 जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, वो कैसे डिफाइन करता है पार्टनरशिप को। इट स्टेट्स रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इस सारी डेफिनेशन की चीरफाड़ हम आगे करेंगे, मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है उन दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो कि एग्री कर गए हैं कि हम आपस में प्रॉफिट शेयर करने के लिए बिजनेस रन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है, पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप दे आर कॉल्ड पार्टनर्स। तो जैसे हम पिछले साल आपने जो पढ़ा था उसमें सोल ट्रेडर या प्रोप्राइटर कहते थे उसे एक बंदे को जो बिजनेस का ओनर होता था। अब पार्टनरशिप में क्योंकि एक से ज़्यादा लोग हैं तो उनको वर्ड यूज़ किया जाता है पार्टनर्स, और वो जो बिजनेस है जिसको वो रन कर रहे हैं उसको कहते हैं फर्म। तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम फर्म कह देते हैं, अदरवाइज पार्टनरशिप फर्म वर्ड यूज़ किया जाता है। और वो जो बिजनेस जिसको वो रन कर रहे हैं उसका भी एक अलग नाम हो सकता है, तो उस नाम को हम कहते हैं फर्म्स नेम। जैसे ए और बी, मान लीजिए इन दोनों ने मिलके एक फर्म खोली जिसका नाम था ए बी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो अब ये जो ए बी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है ये है उसके बिजनेस का नाम। ए और बी जो हैं वो है इंडिविजुअल पार्टनर्स। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो पार्टनरशिप होती है या पार्टनरशिप फर्म जो होती है इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फीचर तो हमने अभी बात करी, इट इंक्लूड्स 2 और मोर पर्सन्स एज पर पार्टनरशिप एक्ट। किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने आप पार्टनर्स रख सकते हैं। सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में
ये डिफाइन किया गया है कि कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं, ये पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। वो चाहें तो एक लिमिट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बट इन एनी केस दैट लिमिट कैन नॉट एक्सीड 100। तो दैट मीन्स मैक्सिमम जो हो सकता है वो लीगली 100 हो सकता है, मिनिमम 2 तो चाहिए ही चाहिए, और इन बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन फिक्स अ नंबर। तो मैं बता दूं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये नंबर फिक्स करके 50 कर दिया हुआ है। तो दैट मीन्स प्रैक्टिकली पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं वो है 50। अब नेक्स्ट आ जाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब है कि किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे बिजनेस को रन किया जाएगा या एक पार्टनरशिप फर्म काम करेगी, उसको कह देते हैं एग्रीमेंट। अब ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि एग्रीमेंट हैज़ टू बी इन राइटिंग फॉर्म। दैट मीन्स इवन इफ 2 or more people discuss everything verbally, even then they can run partnership. बट प्रैक्टिकली क्या होता है, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो सकते हैं और अगर हमारे पास एविडेंस ना हो रिटन में तो उसको हम कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या किया जाता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया जाता है रिटन में और उसको डिटेल में बनाया जाता है और उस सब को जनरली रजिस्टर भी कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिजनेस। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो पार्टनरशिप फर्म बनाई गई है वो किस लिए बनाई गई है, सो दैट दे कैन रन अ बिजनेस। जो भी पार्टनर्स आपस में जुड़े हैं ये सब कमर्शियल पर्पसेस के लिए एक काम करेंगे, मतलब इनका कोशिश यही रहेगी कि ये प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए काम करेंगे। ये हो सकता है कि वो एक एसेट में को ओनर हों, जैसे सपोज एक पीस ऑफ लैंड 2 लोगों ने मिलकर अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया तो वो जॉइंट ओनर्स कहलाएंगे। बट दैट डजंट मीन कि उनका कोई आपस में बिजनेस है और वो आगे इसको रन कर सकते हैं। वो सिर्फ एक ट्रांजैक्शन थी जिसमें वो जॉइंट ओनर्स बने हैं उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड के। लेकिन अगर उनको बिजनेस रन करना है तो उनको एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म करनी पड़ेगी जिसका ऑब्जेक्टिव होगा इस तरह के प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो कोर क्रक्स क्या है कि ये जो भी पार्टनरशिप फर्म होगी इसका ऑब्जेक्टिव है बिजनेस करना। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है म्यूचुअल एजेंसी। ये पॉइंट सिंपली ये कहता है कि जो पार्टनर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइंड करते हैं उनके एक्शंस के लिए। जैसे सपोज एक पार्टनरशिप फर्म है उसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। अब ए जो भी डिसीजंस लेगा, सपोज वो आउटसाइड पार्टी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो बी और सी ये नहीं कह सकते कि हमें इसके बारे में पता नहीं है, हम इसको लीगली नहीं मान सकते। व्हेन दे हैव एंटर्ड इनटू अ बिजनेस तो वो सारे के सारे अपने एक्शंस के लिए जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसका मतलब ये हुआ कोई भी एक बंदा जो एक्शन करेगा वो बाकी जो पार्टनर्स हैं उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली जो बाकी पार्टनर्स काम करेंगे या जो भी वो एक्ट करेंगे वो एक दूसरे को बाइंड करते हैं, मतलब वो एक दूसरे के लिए एजेंट की तरह काम भी करते हैं और प्रिंसिपल की तरह भी काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब ये पॉइंट ये कहता है कि जो भी वो बिजनेस रन कर रहे हैं उसमें से जो प्रॉफिट्स होंगे वो ये आपस में शेयर करेंगे। वो कैसे शेयर करेंगे वो उस एग्रीमेंट में लिखा होगा जिसके थ्रू वो पार्टनरशिप फर्म में एंटर करे हैं। अब पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन जो है वो ये कहती है कि उनको अपने प्रॉफिट्स को शेयर करना है। उसमें ये वर्ड नहीं लिखा है कि लॉसेस को शेयर करना है, बट जब आप बिजनेस रन करते हैं तो प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं और लॉसेस भी हो सकते हैं। तो दैट मीन्स अगर वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो अगर बिजनेस में लॉस होंगे तो वो भी शेयर करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पार्टनरशिप फर्म होगी प्रिंसिपली ये प्रॉफिट शेयर करती है, बट अगर लॉसेस होते हैं तो वो भी शेयर करते हैं। अब प्रॉफिट्स किस रेशियो में शेयर होंगे, लॉसेस किस रेशियो में शेयर होंगी, ये सब कुछ जो डिफाइन होगा ये होगा उस एग्रीमेंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। जैसे हमने म्यूचुअल एजेंसी के पॉइंट में डिस्कस किया था, ये जो पार्टनर्स होते हैं वो जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक दूसरे के एक्शंस के लिए। मतलब इनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो जाती है, ठीक है। जैसे प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी बिजनेस ओनर की, मतलब अगर बिजनेस में लॉसेस हो जाती हैं तो बिजनेस के एसेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सेल किए जाते हैं इन ऑर्डर टू कंपनसेट द लॉसेस, और अगर फिर भी लॉसेस हैं तो प्रोप्राइटर के इंडिविजुअल एसेट्स भी डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं। सेम वे पार्टनरशिप फर्म में जैसे मैंने बताया कि इन सब की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म में कोई प्रॉब्लम आती है फ्यूचर में फाइनेंशियली और पार्टनरशिप फर्म के एसेट सफिशिएंट नहीं होते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, तो पार्टनर्स के इंडिविजुअल एसेट्स को भी डिस्पोज ऑफ किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब
जो भी पार्टनर्स हैं उन सब की जो लायबिलिटी होगी टुवर्ड्स पार्टनरशिप फर्म वो अनलिमिटेड होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। अब पार्टनरशिप डीड क्या है? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो पार्टनर्स होते हैं वो आपस में एग्रीमेंट के थ्रू ज्वाइन करते हैं, तो उस एग्रीमेंट को जिसके थ्रू ये पार्टनर्स बनते हैं उसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड एक वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू पार्टनरशिप क्रिएट की जाती है। तो ये जो एग्रीमेंट है दिस कैन बी ईदर रिटन और ओरल। जैसे मैंने पीछे अभी डिस्कस किया कि ये कंपलसरी नहीं है कि वो रिटन फॉर्म में हो, तो अगर तो ये ओरल है तो ये एग्रीमेंट वर्बल रहेगा, लेकिन अगर ये रिटन में है तो उसको हम कह देते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, क्योंकि रिटन में है, एक डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। अब इस पार्टनरशिप डीड के अंदर सारी प्रोविजंस या सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं जिसके थ्रू पार्टनर्स इस बिजनेस को रन करते हैं। इनका आपस में रिलेशनशिप क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी, जो कैपिटल पार्टनर्स लेके आए हैं उन पे क्या कोई इंटरेस्ट मिलेगा, अगर वो बिजनेस में से कुछ विड्रॉ करते हैं तो क्या उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगेगा। इस तरह की चीज़ें उसके अंदर जनरली डिफाइंड होती हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर, सो दैट टुमारो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्प्यूट अमंग्स द पार्टनर्स। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे सारा बिजनेस रन होता है। अब उनकी आपस की सारी अंडरस्टैंडिंग इस पार्टनरशिप डीड पे डिपेंड करती है। अब माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये एक बार जो हमने लिख दिया क्या वो परमानेंट हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स इट कैन बी चेंज्ड, बिकॉज अल्टीमेटली ये डीड किसने बनाई है, ये एग्रीमेंट किसने बनाया है? पार्टनर्स ने मिल के बनाया है। तो अगर पार्टनर्स सारे मिल के अपनी इस डीड को चेंज करना चाहते हो तो दे कैन ऑलवेज चेंज इट। वो चेंज करेंगे, जो भी टर्म्स उनको रीडिफाइन करनी है वो डिफाइन करके दोबारा बना लेंगे। ठीक है, और दैट वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ देम बिकॉज सबने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोविजंस के बारे में जो कि पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइंड है। ये प्रोविजंस वो प्रोविजंस हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड कुछ पॉइंट्स पे साइलेंट हो, मतलब उसके अंदर नहीं बताया गया है कि कैसे हैंडल करना है इन चीज़ों को, तो ये जो एक्ट्स के अंदर प्रोविजन दिए गए हैं उन प्रोविजंस को कंसिडर किया जाएगा। तो एक एक करके इन प्रोविजंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रोविजन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पार्टनरशिप एक्ट में ये डिफाइन किया गया है कि अगर ये डिफाइन नहीं किया गया है पार्टनरशिप डीड में कि पार्टनर्स किस रेशियो में आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो वो आपस में इक्वल रेशियो में प्रॉफिट शेयर करेंगे। मतलब अगर 2 पार्टनर्स हैं तो 50-50 हो जाएगा, अगर 3 पार्टनर्स हैं तो 1/3 ईच हो जाएगा। क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस चीज़ पे, तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि सब इक्वली ही आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे। नाउ इट बिकम्स इररेलेवेंट कि उनकी कैपिटल कितनी है। ठीक है, जैसे सपोज ये हो सकता है एक बंदा ज़्यादा कैपिटल लेके आया हो, दूसरा थोड़ी कम लाया हो, तो या तो वो लिखें पार्टनरशिप डीड में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल की प्रपोर्शन में होगी, अदरवाइज जो डिफाइंड है वो ये है कि सारे पार्टनर्स आपस में इक्वली प्रॉफिट्स शेयर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर पार्टनरशिप डीड में ये नहीं मेंशन्ड है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पार्टनर्स एलिजिबल हैं या नहीं है, तो उनको कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। मतलब ये हुआ, अगर पार्टनरशिप डीड डिफाइन करती है कि एवरी पार्टनर विल गेट दैट मच परसेंटेज एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देन इट इज़ ओके। बट अगर ये डिफाइन नहीं किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा या कितना होगा, तो दैट मीन्स हमें पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस लगाने पड़ेंगे और उस प्रोविजन में देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करने का प्रोविजन है, सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कोई चार्ज नहीं किया जाएगा अगर पार्टनर्स बिजनेस में से पैसे विड्रॉ करते हैं। लेकिन अगेन द सेम थिंग, फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी एज पर द प्रोविजंस एज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। तो अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा और इस रेट पे चार्ज किया जाएगा तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा, बट अगर नहीं मेंशन्ड है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी भी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को एक्स्ट्रा कैपिटल दी है बाय वे ऑफ लोन, तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ही इज और शी इज एलिजिबल टू गेट इंटरेस्ट ऑन दैट लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो मतलब अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है
उस पार्टनर के द्वारा। लेकिन सेम थिंग, अगर पार्टनरशिप डीड कुछ और प्रोवाइड करती है, मे बी मोर देन दिस, मे बी लेसर देन दिस, और मे बी नो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो इन दैट केस वो प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे प्रोविजंस पार्टनर्स ने आपस में पहले से ही एक्सेप्ट कर रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रेम्यूनरेशन फॉर फर्म्स वर्क। अब बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, कुछ पार्टनर्स एक्टिवली काम करते हैं और कुछ पार्टनर्स साइलेंटली काम करते हैं या साइलेंट रहते हैं। तो हो सकता है कि पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविज़न बनाया गया हो कि जो पार्टनर्स एक्टिवली काम करते हैं उनको सैलरी मिलेगी या रेम्यूनरेशन मिलेगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो ले सकते हैं। बट अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो दैट मीन्स देयर शुड नॉट बी गिवन एनी रेम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर फॉर एनी वर्क विच दे आर डूइंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म। तो सिंपल पॉइंट है कि अगर रेम्यूनरेशन मेंशन्ड है काम करने के लिए तो मिल जाएगा। अगर रेम्यूनरेशन नहीं मेंशन्ड है तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट प्रोविजंस कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा किसी भी पार्टनर को। अब एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए मोहन एंड श्याम जो है वो एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स हैं। अब बताइए वेदर द क्लेम्स आर वैलिड फॉर द फॉलोइंग मैटर्स और नॉट। आपके आंसर्स जो हैं वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। अगर आपको इसके आंसर्स देखने हैं तो नेक्स्ट वीडियो की बिगनिंग में हम ये डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है मोहन इज एन एक्टिव पार्टनर, ही वांट्स अ सैलरी ऑफ 10,000 पर ईयर। तो अब आपको ये बताना है कि क्या वो 10,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से क्लेम कर सकता है या नहीं कर सकता है सैलरी। सेकंड, श्याम हैड एडवांस अ लोन टू द फर्म, ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। तो क्या उसको 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्या कहते हैं आप, या प्रोविजंस क्या कहते हैं। और थर्ड पॉइंट, मोहन हैज कंट्रीब्यूटेड ₹20,000 एंड श्याम 50,000 एज कैपिटल, मोहन वांट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट्स। तो क्या उसका क्लेम वैलिड है या नहीं है, ठीक है। तो इन सब के आंसर्स आप कमेंट्स में डालिए, नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप क्या होती है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में बिजनेस करने के लिए ज्वाइन करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। फिर हमने कुछ पार्टनरशिप के फीचर्स की डिस्कशन करी। फिर हमने बात करी पार्टनरशिप डीड क्या है, ठीक है। फिर हमने बात करी ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो कि आपको पता होने चाहिए, सो दैट अगर पार्टनरशिप डीड कुछ एरियाज़ में साइलेंट है तो उन प्रोविजंस को हम लगा सकें। और फाइनली हमने कुछ एग्जांपल्स अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्कस करी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बने रहें इस चैनल के साथ, सो दैट आने वाले वीडियोज़ में हम आगे बात कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।